हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। और बताइए, कैसे हैं आप सब। हाउ आर यू। आपकी तबीयत कैसी है और आपकी स्टडी कैसी चल रही है, पढ़ाई कैसे कर रहे हैं। प्लीज़ इसको कमेंट में मेंशन ज़रूर कीजिएगा वीडियो देखने के बाद। ठीक है। और बताइए, आपका टॉपिक आपने कहाँ तक पढ़ा है, इसको भी ज़रूर मेंशन कीजिएगा कमेंट में। ठीक है। और आपको इकोनॉमिक्स समझ में आता है कि नहीं समझ में आता है। जब से आपने हमारा चैनल ज्वाइन किया है तब से उस पर इफ़ेक्ट क्या आया है, निगेटिव और पॉजिटिव दोनों फीडबैक दीजिएगा। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। टुडेज टॉपिक इन्फ्लेशन है और पार्ट नंबर 4। ठीक है, मतलब इस वीडियो का पार्ट 4 है। एक्चुअली में टॉपिक आज का है अदर वेरिएंट्स ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के अदर वेरिएंट्स, ये हमारा टॉपिक है आज का। सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशन क्वेट्स के साथ स्टार्ट करते हैं कि जीवन उदाहरणों से भरा हुआ है। किसके? कामयाब लोगों के। और उनसे हमें क्या सीखना है? उनसे हमें एक ही चीज़ सीखना है, और उस चीज़ का नाम है समझदारी, अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। हमें इस चीज़ को सीखना है उनसे कि समझदारी क्या है, अंडरस्टैंडिंग क्या है। अगर वो उस लेवल तक पहुंच गए हैं, कामयाब वहाँ तक हो गए हैं, तो उनके पीछे का रीज़न क्या है, वो कामयाब हुए कैसे। जानते हो, किसी भी व्यक्ति के कामयाबी में सबसे बड़ा रोल होता है उसकी अंडरस्टैंडिंग का। तुम कितना भी पढ़ लो, तुम कितनी भी पढ़ाई कर लो, अगर तुम समझदार नहीं हो, ठीक है, तुम समझदार नहीं हो, तो तुम उस असीम जो लेवल होता है कामयाबी का, वहाँ तक तुम पहुँच ही नहीं सकते हो। तो तुम पढ़ो, ठीक है, लेकिन तुम पढ़ते वक्त क्या कहते हैं, समझदारी डेवलप करो, अपने अंदर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो। जब चीज़ों को पढ़ा करो ना, उसको कनेक्ट किया करो। मैंने क्या कहा है, किसी चीज़ को पढ़ते समय उसको ट्रैक किया करो। T=T, ट्रैप=ट्रैक, मेरा फार्मूला अपनाओ। यहाँ से सोचो। बात समझ में आई? ठीक है, इसी के साथ सेशन को अपने स्टार्ट करते हैं। ओके, बेटा मिनट। टॉपिक आज का बहुत ही बेहतरीन है, इन्फ्लेशन। ठीक है। अदर वेरिएंट्स ऑफ इन्फ्लेशन अदर देन द थ्री ब्रॉड कैटेगरीज बी एनालाइज अबव। इससे पहले जो हमने थ्री कैटेगरी को एनालाइज किया है, सम अदर वेरिएंट ऑफ इन्फ्लेशन आर आल्सो कंसिडर्ड बाई गवर्नमेंट द एंड देयर पॉलिसी मेकर्स। ठीक है। कुछ अदर वेरिएंट्स हैं इन्फ्लेशन के जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए। मतलब क्या हुआ, क्या कहते हैं, जब इन्फ्लेशन का अध्ययन किया गया और इन्फ्लेशन के क्राइसिस को देखा गया, इन्फ्लेशन के क्राइसिस को समझा गया, तब गवर्नमेंट ने नई नई इक्विपमेंट का आविष्कार किया। गवर्नमेंट मतलब पॉलिसी मेकर्स ने, नए नए इंस्टीट्यूशंस ने डिफरेंट नए नए इक्विपमेंट का आविष्कार किया। उससे क्या हुआ, हमें इन्फ्लेशन को स्टडी करने में और बेहतर हेल्प मिली। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे पहला इन्फ्लेशन है, ये टाइप वेरिएंट्स है इन्फ्लेशन के। जैसे एक्चुअली में क्या होता है, वेरिएंट मतलब आपको समझा देते हैं। कोरोना आया था। अब कोरोना में क्या था, उसके H1B1C1, मतलब H1B2, ये सब जो थे ना, उसके वेरिएंट से, मतलब थे तो कोरोना वायरस ही, लेकिन ये सब उसके वेरिएंट से। मतलब क्या थे, अगर किसी का शेप इस तरह था और इसी में से मान लो कोरोना का शेप इस तरह था, कुछ नहीं ये कुछ इस तरह कोरोना का शेप था। अब इसी में से एक वेरिएंट ये निकल के आया ट्रिंगल शेप का। ठीक है, तो इसने अपना शेप चेंज किया। जब इसने शेप चेंज किया तो इसका प्रोसेस भी चेंज होगा, इसका इफेक्ट भी चेंज हो गया होगा, लेकिन है ये इसी की कैटेगरी, कोरोना की। अब ठीक है, अब जहाँ पे प्रहार करेगा अब इस शेप से प्रहार करेगा। बात समझ में आई? आपकी बॉडी में जब ये चिपकेगा तो इस शेप से चिपकेगा। ठीक है, इसी हिसाब से इसके फायदे और नुकसान होंगे, इसी हिसाब से इसके अंदर प्रोटीन अवेलेबल होगा, इसी हिसाब से इसके अंदर जो इन्फेक्शन फैलाने की कैपेसिटी होगी वो अवेलेबल होगी। बात समझ में आई? उसी तरह से इन्फ्लेशन के कई वेरिएंट्स का खोज किया गया। ठीक है,
तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहला है बॉटल नेक इन्फ्लेशन। इसमें क्या है, दिस इन्फ्लेशन टेक प्लेस व्हेन द सप्लाई फॉल ड्रेस्टिकली। यह इन्फ्लेशन कब होता है, जब सप्लाई मतलब एकाएक सप्लाई धड़ाम से नीचे गिर जाती है, तब बॉटल नेक इन्फ्लेशन का प्रयोग होता है। ठीक है, तब हम उसे कहते हैं दिस इज अ बॉटल नेक इन्फ्लेशन। बात समझ में आई। मान लो किसी मार्केट में टमाटर आ रहा था आ रहा था आ रहा था, लेकिन अचानक क्या हुआ, कुछ ऐसी नेचुरल डिजास्टर आ गए, या फिर कुछ ऐसी प्रक्रिया हो गई, आर्टिफिशियल प्रक्रिया हो गई। आर्टिफिशियल प्रक्रिया मतलब या तो किसी ने हाई अमाउंट में उसको स्टोर कर लिया, या तो किसी एरिया के लोग टमाटर को ज़्यादा कंज्यूम करने लगे, किसी कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारे कंट्री का टमाटर जो है एक्सपोर्ट होने लगा। ठीक है, इस कारण से मान लो उस कंट्री में डिमांड टमाटर की ज़्यादा आ गई, या फिर किसी एक पार्टिकुलर कंट्री में टमाटर की डिमांड ज़्यादा आ गई, तो इस कारण से टमाटर में ड्रेस्टिक फॉल आ गया तुम्हारे यहाँ। ठीक है, अचानक चेंज आ गया। ये जो अचानक चेंज होता है यही होता है बॉटल नेक इन्फ्लेशन। अंडरस्टूड, आगे देखते हैं। ठीक है, ड्रेस्टिकली एंड डिमांड रिमेन एट द सेम लेवल। लेकिन जो डिमांड है वो सेम लेवल की है। ठीक है, क्या कहते हैं, डायरेक्ट गिर गया, क्या कहते हैं, सप्लाई डायरेक्ट गिर गई, लेकिन डिमांड जो है अभी भी यहाँ पे रुकी हुई है। खाने वाले तो अभी भी उतने हैं ना, लेकिन सप्लाई कम हो गई। अब यहाँ पे तुम कॉन्सेप्ट को, पीछे वाले कॉन्सेप्ट को यहाँ पे कनेक्ट करना। डिमांड अभी भी सेम है, लेकिन सप्लाई कम हो गई। सप्लाई ना होने के कारण से अब डिमांड, अब जिनके पास पैसा होगा वो बोली लगाएंगे, सर आप 100 रुपये ले लीजिए लेकिन हमको 1 किलो टमाटर दे दीजिए। कोई कहेगा सर आप 400 रुपया ले लीजिए लेकिन हमको टमाटर 1 किलो दे दीजिए। सीधा और सिंपल फंडा है। ठीक है, ये है बॉटल नेक इन्फ्लेशन। अब इससे तुम पिछले वाली चीज़ों को कनेक्ट करो। अगर सप्लाई डिसरप्ट होगी तो डिमांड मार्केट में क्या कहते हैं इंक्रीज है, उसी लेवल पे डिमांड अवेलेबल है, तो उसके कारण से प्रोडक्ट का प्राइस अपने आप इंक्रीज होने लगेगा। अंडरस्टूड, आगे बढ़ते हैं। सच ए सिचुएशन अराइज ड्यू टू सप्लाई साइड हर्डल, हजार्ड्स और मिसमैनेजमेंट। मैंने कहा ना हजार्ड्स मतलब कोई डिजास्टर लाइक सिचुएशन क्रिएट हो जाए। ठीक है, और मिसमैनेजमेंट का चीज़ को आप कनेक्ट करिए। इसमें गवर्नमेंट का भी रोल है मिसमैनेजमेंट में। गवर्नमेंट की कोई ऐसी पॉलिसी आई जिसके कारण से उस टमाटर पे रोक लग गई, या फिर टमाटर की जो क्या कहते हैं क्रॉप थी वो गड़बड़ हो गई। ठीक है, या फिर जहाँ पे हाई क्वांटिटी में क्रॉप होते थे वहाँ पे क्या कहते हैं उनके जीन फैक्टर को भी, यहाँ पे तुम जब भी आंसर लिखना तो जीन फैक्टर को भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मिसमैनेजमेंट में हुई चीज़ आल्सो नोन एज स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। और इसी बॉटल नेक को हम स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन भी कहते हैं। क्यों स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इन्फ्लेशन आता ही इसीलिए है क्योंकि जो सप्लाई का स्ट्रक्चर नहीं होता है वो गड़बड़ हो जाता है, वो डिसरप्ट हो जाता है, वो हर्डल हो जाता है। इसी के कारण से ये इन्फ्लेशन अगर होता है। समझ में आया? ठीक है, मान लो तुम खाना खा रहे हो पर डे, तुम्हें कुछ प्रोटीन मिल रहा है। ठीक है, कुछ समय से क्या होता है प्रोटीन मिलना बंद हो जाता है। और बंद क्यों होता है? क्योंकि जो तुम्हारी थाली थी उसमें 5 क्या कहते हैं अलग अलग वैरायटी के भोजन आ रहे थे, उसमें से एक भोजन डिसरप्ट हो जाता है। ठीक है, अब तुम्हारे शरीर में वो प्रोटीन नहीं जा रहा है, लेकिन वो क्या कहते हैं कटोरी जो है खाने के ड्रेस्टिकली हटा ली जाती है उसमें से। अब तुम्हारे शरीर में उस प्रोटीन की कमी आ गई ना, तो उससे कुछ और हो सकता है तुम्हारे शरीर में, या तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी या तो कुछ अदर प्रक्रिया हो जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल थ्रू आप समझिए। अंडरस्टूड, आगे बढ़ते हैं। दिस कुड बी पुट इन डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इसमें देखो इसको डिमांड पुल इन्फ्लेशन की कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक है, तुम यहाँ पे केवल इसी इतने टॉपिक से तुम क्या क्या लिखना, 3 चीज कनेक्ट करना। क्या कनेक्ट करोगे मैं बता रहा हूँ। पहली बात तो बॉटल नेक इन्फ्लेशन जो था, ठीक है, ये हुआ क्यों, ये क्या कहते हैं ड्रेस्टिकली सप्लाई में क्या कहते हैं ड्रेस्टिकली फॉल हुआ। पहला पॉइंट ये नोट करना। और दूसरा पॉइंट ये है सप्लाई साइड डिफरेक्ट हुई। तीसरा पॉइंट इसमें क्या नोट करने वाला है, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। ठीक है, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन इसको बोलते हैं। और चौथा पॉइंट यहाँ पे नोट करने वाला है, इसको बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इसको डिमांड पुल इन्फ्लेशन की कैटेगरी में रखा गया है। बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। देखो दूसरा है वेरिएंट ऑफ इन्फ्लेशन की कैटेगरी में कोर इन्फ्लेशन। कोर से आप कुछ अंडरस्टूड कर पा रहे हैं? कोर इन्फ्लेशन से कुछ अंडरस्टूड हो रहा है आपको? कोर सेक्टर का नाम तो आपने सुना होगा, यू आर यूपीएससी एस्पायरेंट। उसमें क्या होता है कुछ कोर सेक्टर हैं, विशेष सेक्टर हैं। ठीक, जिन मतलब कुछ ऐसे सेक्टर हैं
जिनसे कई चीज़ें कनेक्ट हैं। मान लो ई नाम का कोर सेक्टर है, इससे कई चीज़ें कनेक्ट हैं, कई चीज़ें मतलब मल्टी चीज़ें कनेक्ट हैं। अगर यहाँ पे कोई सप्लाई बाधित होगी या पे यहाँ पे इनपुट या आउटपुट कॉस्ट में कोई दिक्कत आएगी, तो ये जितनी भी साइड यहाँ पे चीज़ें कनेक्ट हैं, इससे ना इन सब चीज़ों में डिसरप्शन आ जाएगा, इन सब चीज़ों में हर्डल्स ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ से कनेक्ट करो, अब इसको पिछले वाली चीज़ से कनेक्ट करो। यहाँ पे अगर सप्लाई साइड में कमी आई तो यहाँ भी आउटपुट में ऑटोमेटिक कमी आने लगेगी। समझ में? ये होता है कोर सेक्टर। इसी तरह से 8 कोर सेक्टर क्या कहते हैं, डिज़ाइन किए गए हैं। शायद 8 ही है ना, आगे बढ़ते हैं। दिस नॉमेनक्लेचर इज बेस्ड ऑन द इंक्लूजन और एक्सक्लूजन ऑफ द गुड्स एंड सर्विस। एक्चुअली में किस पे बेस है, सर्विस या फिर क्या कहते हैं गुड्स और सर्विस के इंक्लूजन और एक्सक्लूजन पे। ठीक, कितना आ रहा है कितना जा रहा है, ठीक है, किस चीज़ के, गुड्स और सर्विस के कोर इन्फ्लेशन। ठीक है, वाइल कैलकुलेटिंग इन्फ्लेशन, जब हम इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करते हैं, पॉपुलर इन द वेस्टर्न इकोनॉमी के अंदर कोर इन्फ्लेशन सोज अ प्राइस। ध्यान देना, वेस्टर्न इकोनॉमी के अंदर लाइक यूरोपियन अमेरिकन, ठीक है, कोर इन्फ्लेशन शो करता है प्राइस राइज इन ऑल गुड एंड सर्विसेज एक्सक्लूडिंग एनर्जी एंड फूड आर्टिकल्स। ठीक है, अगर कोर इन्फ्लेशन में डिसरप्शन आता है, कोर इन्फ्लेशन में हर्डल आता है, ठीक है, तो क्या कहते हैं जितने भी गुड्स और सर्विस होते हैं सबके प्राइस में राइज होने लगता है। ठीक है, सबका प्राइस राइज होने लगता है। किस चीज़ को छोड़ के, एनर्जी और फूड आर्टिकल को छोड़ के, इन दो चीज़ों को छोड़ के बाकी सब के प्राइस में क्या कहते हैं अप्स एंड डाउन आने लगते हैं। ये वेस्टर्न इकोनॉमीज की कंडीशन बता रहा। अभी आप अपनी इकोनॉमी भी कनेक्ट करिएगा। देखिए, फर्स्ट यूज इन इंडिया सन 2000 से 2001, इस चीज़ को आप मेंशन कर लीजिए। इट डज नॉट स्वीट आवर इन्फ्लेशन एनालिसिस इन द राइट सेंस। इट डज नॉट सूट आवर इन्फ्लेशन, या हमारे इन्फ्लेशन को सूट नहीं करता, ध्यान दिया, इन द राइट सेंस, बिकॉज प्राइस here डिपेंड मोर ऑन द फूड आर्टिकल एंड एनर्जी। क्योंकि यहाँ पे प्राइस जो है अधिक से अधिक फूड आर्टिकल और एनर्जी पे डिपेंड करता है। ध्यान देना, तुम पेट्रोल डीजल ये सब इंपोर्ट करते हो बाहर से, बात समझ में? एनर्जी की कई चीज़ें, कोयला वगैरह तुम इंपोर्ट करते हो बाहर से। तो चीज़ों को समझो, जिन चीज़ों को तुम इंपोर्ट कर रहे हो वो वेस्टर्न इकोनॉमीज के अंदर ऑलरेडी स्टोर है उनके ग्राउंड में, उनके पास ऑलरेडी एनर्जी का स्टॉक है। यहाँ से कनेक्ट करना, ऑलरेडी उनके पास एनर्जी का स्टॉक है। इसीलिए वेस्टर्न इकोनॉमीज के अंदर इन द कोर इन्फ्लेशन these items are excluded but in your economies these items are included, okay, because you are importing countries, okay, in the sense of energy and this item, understood? आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, सिंस 1516, ठीक है, अ न्यू कोर इन्फ्लेशन इज आल्सो मेजर, एक नया कोर इन्फ्लेशन मेजर किया गया बाय इंडिया के द्वारा, व्हिच एक्सक्लूड, जिसने एक्सक्लूड कर दिया किस चीज़ को, फूड, फ्यूल और लाइट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। किस चीज़ को एक्सक्लूड किया, फूड को, फ्यूल को, लाइट को और ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन को एक्सक्लूड किया गया। कब किया गया, सन 2015 और सन 2016 में। ठीक है, आगे देखते हैं। रिफाइंड कोर इन्फ्लेशन वाज आल्सो कंस्ट्रक्टेड लेटर ऑन बाय एक्सक्लूडिंग मेन फूड आइटम। रिफाइन मतलब समझो रिफाइनरीज, ठीक है, रिफाइन जो क्या कहते हैं कोर इन्फ्लेशन था, ठीक है, कहाँ पहुँचे थे, कोर इन्फ्लेशन था, वो भी कंस्ट्रक्ट किया गया बाद में। ठीक है, जैसे कि पेट्रोल फॉर द व्हीकल हुआ, डीजल फॉर व्हीकल हुआ और लब्रिकेंट्स हुआ, मतलब क्या कहते हैं ग्रीस हुआ, मोबिल हुआ, ठीक है, इन सब चीज़ों को, एंड अदर द फ्यूल्स फॉर द व्हीकल, ओके, व्हिच आर नॉट इंक्लूडेड इन फ्यूल एंड लाइट, जो कि फ्यूल और लाइट में इंक्लूडेड नहीं था, रेदर कम अंडर सब ग्रुप ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन ऑफ द मिसलेनियस ग्रुप, अंडरस्टूड। इन एडिशन टू फूड एंड बेवरेज, फूड और बेवरेज आइटम को एडिशन करने पर, एंड फ्यूल एंड लाइट फ्रॉम द हेडलाइन रिटेल इन्फ्लेशन। रिटेल इन्फ्लेशन मतलब समझ रहे हो, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कोर, ठीक है, CPIC इसको बोला जाता है। देखो CPIC, ये प्रक्रिया समझ में। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, एक मिनट को, ठीक है, तो इस तरह से पढ़ो चीज़ों को कनेक्ट करके, ये समझ में आया कोर इन्फ्लेशन ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे है इन्फ्लेशनरी गैप। अब बताओ, जैसे कि होता क्या है, मान लो
ये ए है, ये बी है। ठीक है, तुम कोई चीज़, ठीक है, मान लो तुम और मैं हूँ, तुम कोई चीज़ एक दिन में, मान लो तुम 200 कैलोरी खा रहे हो, मान लिया जा सकता है, और ये 500 खा रहा है। ठीक है, दोनों के बीच में गैप है ना। अब जिस हिसाब से तुम भोजन करोगे उसी हिसाब से तुम चीज़ों को कंज्यूम भी तो करोगे, उसी हिसाब से तुम चीज़ों को खरीदोगे भी। लॉजिक है ना। तो जिस हिसाब से तुम चीज़ों को खरीदोगे उसी हिसाब से डिमांड होगी मार्केट में, और जिस हिसाब से डिमांड होगी उसी हिसाब से मार्केट में सप्लाई भी होगी उन प्रोडक्ट की। यहाँ सामने वाला बंदा इतना कंज्यूम कर रहा है चीज़ों को। ठीक है, अब दोनों के बीच में जो गैप है उसको मेजर करने के लिए इसी को इन्फ्लेशनरी गैप कहा जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग इसीलिए किया गया है। ठीक है, इन्फ्लेशनरी गैप महंगाई का जो क्या कहते हैं, दोनों के बीच में गैप है उसको मेजर किया जाता है। हमारे और तुम्हारे बीच में जो महंगाई का गैप है ये किस पे डिपेंड करता है, जो हम कंज्यूम करते हैं उसी पे ये चीज़ डिपेंड करता है। समझ में आया? समझ में आया कमेंट करना। क्या होता है इसमें लिखा गया इन्फ्लेशनरी गैप, एक्सेस ऑफ टोटल गवर्नमेंट स्पेंडिंग एबव नेशनल इनकम, एक्सेस ऑफ टोटल गवर्नमेंट स्पेंडिंग, जो गवर्नमेंट की टोटल स्पेंडिंग है एबव द नेशनल इनकम, फिजिकल डिफिसिट, जो नेशनल इनकम, देखो यहाँ पे कुछ लिखा गया, तुम शब्दों को समझा कर उसे लिखा गया एबव द नेशनल इनकम। इसका मतलब क्या हुआ, मान लो तुम्हारे क्या कहते हैं कंट्री की जीडीपी $3 ट्रिलियन है, वो तो इतना आ रही, तुम उससे ज़्यादा जब क्या कहते हैं स्पेंड करते हो, उससे ज़्यादा तुम नहीं, गवर्नमेंट जब स्पेंड करती है, तुम्हारे पास $3 ट्रिलियन का है, जब गवर्नमेंट उससे ज़्यादा स्पेंड करती है तो उसी को बोला जाता है स्पेंडिंग अबव नेशनल इनकम। मतलब उस समय बोला जाता है फिजिकल डेफिसिट, उसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, फिजिकल डेफिसिट। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। इज नन एज इन्फ्लेशनरी गैप, इसी को बोलते हैं हम इन्फ्लेशनरी गैप। इसको इस तरह समझो ना। ठीक है, अब इसमें एक्चुअली में होता क्या है, इसमें ईयर वाइज कंपेयर किया जाता है कि एक ईयर कितना खर्चा किया गया, दूसरे ईयर कितना खर्चा किया गया, क्योंकि इसी के बेसिस पे हम निकाल पाएंगे गैप कितना है बिटवीन देम, और उसी हिसाब से इन्फ्लेशन भी डिसाइड होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिस इज इंटेंडेड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन लेवल, इसलिए होता है क्योंकि गवर्नमेंट जितना इनकम और जब उससे ज़्यादा खर्चा कर रहा है तो लोन लेगा, खर्चा कैसे करेगा, या तो लोन लेगा फ्रॉम द एक्सटर्नल और द इंटरनल। ठीक है, यही तो प्रक्रिया होगी। पीएसयू को डिसइन्वेस्टमेंट किया जाएगा, वहाँ से पैसा आएगा। ठीक है, कुछ स्कीम को क्लोज किया जाएगा जो फालतू स्पेंड हो रही थी। बात समझ में आई? तो यहाँ बता, दिस इज इंटेंडेड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन लेवल, इसलिए होता है क्योंकि जिससे प्रोडक्शन लेवल को बढ़ाया जा सके, क्योंकि जब पैसा अधिक लगाओगे देश में तो क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल बढ़ाओगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रोत्साहन किया जाएगा, कुछ ऐसी स्कीमें चलाई जाएंगी जिसके थ्रू इंसेंटिव किया जाएगा, इंसेंटिवाइज किया जाएगा, लोगों के पास पैसा जाएगा। अंडरस्टूड? आगे बढ़ते हैं। व्हिच अल्टीमेटली पुशेस द प्राइसेज, जो कि क्या करता है, प्राइस को अप करता है ड्यू टू एक्स्ट्रा क्रिएशन ऑफ मनी ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। जब इन्फ्लेशनरी गैप का प्रोसेस होता है, ये मेजर कैसे होता है, एक्चुअली में ये बताया गया इस टॉपिक में। क्या होता है, जब गवर्नमेंट फिजिकल डिफिसिट फॉर्म करती है तो उसमें क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट होने के कारण एक्स्ट्रा मनी भी प्रिंट होती है, एक्स्ट्रा मनी प्रिंट होने के कारण क्या होता है, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस प्राइस अप होते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप नोट कर लो, व्हेन द एक्स्ट्रा क्रिएशन ऑफ मनी प्राइसेज अप, प्राइस अप होंगे। अब यहाँ से तुमको कनेक्ट करना चाहिए, प्राइस अप इसलिए होंगे क्योंकि लोगों के पास पैसा जाएगा, और जब पैसा जाएगा मतलब जिसे अभी क्या कहते हैं, मार्केट में मान लो 5 सेब बचे हुए हैं। ठीक है, अब 5 आदमी हैं, इनके पास कुछ पैसा था, गवर्नमेंट ने धड़ाक से पैसा इनके अकाउंट में डाल दिया, 15-15 लाख रुपया। अब 5 सेब के लिए इनके पास 15-15 लाख आ गया। अब ये क्या करेंगे, बोली उसका लगाना तुरंत चालू कर देंगे, और जैसे बोली लगाना चलेंगे, अब 5 सेब ही आ रहा था मार्केट में, अभी सप्लाई साइड क्या कहते हैं 5 सेब ही दे रहे हैं, क्योंकि मार्केट में डिमांड 5 की ही है। तो यहाँ से बोली लगाना चालू कर दिया, 50 रुपया, 100 रुपया, 200, 300, 400, 500 बोली लगाते चले गए।
तो इसका प्राइस क्या होने लगा, अप होने लगा। और जब प्राइस अप होने लगा, अब यहाँ पे एक समस्या सप्लाई की आ गई। अब जैसे समस्या सप्लाई की आ गई, अब क्या होगा, फैक्ट्रियाँ क्या करेंगे, सप्लाई इंक्रीज करेंगे। सप्लाई इंक्रीज करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर लगाएंगे, R&D टीम डेवलप करेंगे और रिसर्च और डेवलपमेंट में ग्रोथ होगी, जिसके कारण से एम्प्लॉयमेंट फैक्टर इंक्रीज होगा। जब एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होता है तो लोगों के पास पैसा जाता है, उससे देश की GDP रन करती है। एक्चुअली में एक साइकिल है, कभी इसको बना के देखना, ये होमवर्क है। बात समझ में आई? आगे देखते हैं। शॉर्ट फॉल इन द टोटल स्पेंडिंग ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग में शॉर्ट फॉल होना, उसको बोलते हैं फिजिकल सरप्लस। लेकिन तुम अधिक पैसा बचा के करोगे क्या? कभी क्या कहते हैं, थॉट विचार कुछ पढ़ा करो तुम। पैसा जो है ना, मतलब आया नहीं चला गया, ठीक है। इसीलिए क्या कहते हैं, उसको बैंक में रखना नहीं चाहिए। तुम अपने काम भर का पैसा अपने पास रखो और बाकी पैसा इन्वेस्ट करो, नई नई चीज़ों में लगाओ, स्टॉक खरीदो, म्यूचुअल फंड में डाल दो। लेकिन तुम पैसा अधिक से अधिक अपने पास मत रखो। ये प्रोसीजर होता है ना। सेविंग मतलब केवल यही नहीं हुआ तुम अपने सेविंग अकाउंट में उसको रख लो। बात समझ, तो ये कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को, कुछ दुकान खोलो, फैक्ट्री लगाओ, जो इच्छा करे तो करो, लेकिन उसको बचत करके मत रखो। क्योंकि जब तुम सेव करके रखोगे तो उससे देश की इकोनॉमी चलती नहीं और रुक जाती है, ठीक है। ओवर द नेशनल इनकम क्रिएट्स डिफ्लेशनरी गैप इन द इकोनॉमी। इस चीज़ को समझना, जब भी फिजिकल सरप्लस होगा, गवर्नमेंट पैसा बचाने लगेगी, तो डिफ्लेशनरी गैप होने लगेगा। इन्फ्लेशनरी गैप आपने समझा, फिजिकल डिफिसिट, लेकिन फिजिकल सरप्लस के अंदर डिफ्लेशनरी गैप होने लगता है। अंडरस्टूड? आगे बढ़ते हैं, ये सब नोट किया करो, यही सब नोट करने की चीज़ें हैं। दिस इज अ सिचुएशन ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर देन द डिमांड एंड द इकोनॉमी। दिस इज द सिचुएशन, यह सिचुएशन होती है प्रोड्यूसिंग मोर देन द डिमांड एंड द इकोनॉमी यूजली हेड्स फॉर द जनरल स्लो डाउन एट द लेवल ऑफ डिमांड। क्या होता है इस कंडीशन में, इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाती है, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है और लोगों का डिमांड ख़त्म हो गया है, लोग चीज़ों को खरीद ही नहीं रहे हैं। चीज़ों को खरीदेंगे नहीं, सप्लाई नहीं होगी, सप्लाई नहीं होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं होगा। जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं होगा तो चीज़ें प्रोसेस में नहीं होगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं होगा, तो मतलब क्या होगा, मतलब इकोनॉमी रुक जाएगी। बात समझ में? दिस इज नोन एज द आउटपुट गैप, इसको बोला जाता है आउटपुट गैप। समझ में आया? तो ये प्रक्रिया होती है। क्या होता है, जब तुम खाओगे नहीं तो तुम्हारे पास ताकत कहाँ से आएगी। ये जो इनपुट तुम लोगे, अच्छा मान लो तुम बादाम की जगह गुटखा खाने लगे, तुम बादाम की जगह खैनी चबा रहे हो, जब इन सब चीज़ों को अपने इनहेल में घुसा रहे हो, अपने स्टोमक में डाल रहे हो, तो तुम्हारे अंदर ये पावर कहाँ से आएगी। तुम्हारा दिमाग भी तो वही खैनी और गुटखा टाइप चलेगा ना। तुम्हारा दिमाग क्या कहते हैं, बादाम और क्या कहते हैं ये दूध टाइप तो नहीं चलेगा ना। फिर खान पान का भी असर ये होता है ना, जिस प्रकार की स्थिति अपने साथ करोगे उसी प्रकार की स्थिति पाओगे। तो ये पॉलिसी भी इसी तरह कह रही है, जैसा इन्वेस्टमेंट होगा उसी हिसाब से ग्रोथ होती है मार्केट में, ठीक है। तो ये प्रक्रिया है। और ठीक है, अगला टॉपिक है तुम्हारा इन्फ्लेशन टैक्स, ठीक है। ये प्रक्रिया होती है और इन चीज़ों को आप कनेक्ट किया करो, क्योंकि जब आप कनेक्ट करते हो तभी चीज़ें समझ में आती हैं। क्योंकि कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पिछले वाला सिरा जो मैंने पढ़ाया है, पिछले वाली चीज़ों को जो मैंने डिस्कस किया है, उसको अभी की चीज़ों से कनेक्ट करो। जब कनेक्ट करोगे तो दिमाग ऑटोमेटिक वर्क करने लगेगा, क्योंकि ये दिमाग कनेक्टिविटी के ऊपर पूरा बेस है, ठीक है। इसमें कोई अदर प्रॉब्लम है नहीं, मतलब तुम जहाँ चीज़ों को कनेक्ट करने लगे तुरंत तुम्हें चीज़ें समझ में आने लगेगी, ठीक है। बाकी चीज़ों को हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
थोड़ा सा बच्चा थोड़ा सा पढ़ा दें हम। थोड़ा बात हम माइंड पे करते हैं। क्या होता है, दिमाग कभी कभी कंडीशन में उबने लगता है। ठीक है, तुम कुछ चीज़ें सोच मतलब कुछ चीज़ें कर रहे होते हो, वो उब जाता करते करते। वो होता इसलिए है क्योंकि जो मन है वो मन दिमाग पे हावी होने लगता है। और जब मन दिमाग पे हावी होने लगता है, जो हाथ पैर और क्या कहते हैं आँख नाक ये सब है ना, ये सब वो प्रक्रिया कर नहीं पाती हैं। तब जो प्रक्रिया उनको करनी चाहिए तो अलग प्रक्रिया में चलने लगती हैं। तो तुम्हारा दिमाग तुरंत उठेगा, जब ऊपरने लगेगा दिमाग मोबाइल पकड़ेगा, कुछ और चीज़ें पकड़ लेगा। ठीक है उनमें लगने लगता है। तो ये जो ऊबना होता है ना, ये खतरनाक होता है। लेकिन यहाँ पे एक प्रक्रिया है, जादुई प्रक्रिया है। क्या है, ऊबना जो होता है ये तुम्हारे जीवन का थ्रेशोल्ड पॉइंट होता है। तुम इसको जैसे क्रॉस करते हो, मान लो तुम 4 घंटा पढ़े, माइंड उबने लगा, बस करो यार अब रहने दो, कल पढ़ेंगे, ये होगा वो होगा, उल्टा सीधा दिमाग में अखय्यब थॉट लगा दिया कि ये मामा कह रहे थे, ये मौसी कह रहे थे, ये वो कह रहे थे, दोस्त वो कह रहा था, ये हमारा रिश्तेदार हमारे ये कह रहे थे, ये प्रक्रिया होने लगी। वहीं तुमको शांत होना है और अपने नेत्रों को बंद कर लेना है। चुपचाप बंद कर लो आँख को। ठीक है, जैसे तुम आँख को अपने बंद कर लोगे, सब कुछ कुछ देर के लिए आएगा, उसके बाद सब शांत हो जाएगा। अब फिर से उठना है और फिर से किताब को खोलना है और फिर से पढ़ना स्टार्ट कर देना है। बस जब तुम उसी थ्रेशोल्ड पॉइंट को क्रॉस करते हो अपने जीवन में ना, उसके बाद इतनी अच्छी ग्रोथ होती है जीवन में, मतलब जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते हो। वो वही कर सकता है जिसके पास धैर्य है, और धैर्य उसी के पास होता है जिसके पास पेशेंस होता है, सॉरी, जिसके पास ध्यान होता है। बात समझ में आया? दोनों का खेल है, इस चीज़ को समझो। अब देखो तुम आज के समय में गवर्नमेंट का एग्जाम्पल ले लो। कोई कोई गवर्नमेंट आती है वो इतनी हड़बड़ी में रहती हैं, मतलब हुकूमत कुछ ऐसी प्रक्रिया कर रही हैं कि जनता को समझ नहीं आता साला ये करना क्या चाहती हैं, क्योंकि वो हर चीज़ को करना चाह रही हैं। तो वो हर चीज़ तो इकट्ठे नहीं हो पाएगा ना। तुम इकट्ठा एक थरिया खाना पूरा अपने मुंह में नहीं डाल सकते हो, मतलब एक थाली खाना तो अपने मुंह में पूरा नहीं डाल सकते हो, बट तुम स्मॉल स्मॉल बाइट लेके उसको अपने मुंह में आराम से डाल सकते हो। तो ये लॉजिक है ना। तो इकट्ठे चीज़ों को करना भी नहीं है, चीज़ों को धीरे धीरे मोड में करना है। इससे दिमाग एक्टिवेट होगा, चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, बाकी ध्यान करो, ताकत इकट्ठा करो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके, थैंक यू।